अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कमल और मेरे प्रोग्राम में तबसरों और तज्जियों के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं तज्जियाकार अंजुम रशीद साहब। उन पर टॉप स्टोरीज पर तज्जिए लेते रहेंगे। साथ साथ हमें खुसूसी मेहमान मोहम्मद ताहिर साहब भी ज्वाइन करेंगे, कराची स्टूडियो से सीनियर तज्जियाकार हैं, उनकी राय भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम की सरबराही में पार्लिमानी जमातों के सरबराहान का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की, लेकिन शेख रशीद को मदऊ नहीं किया गया। साथ साथ मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है जिसमें इत्तेफाक किया गया है कि कश्मीर, जिसे अटूट अंग भारत ने कहा, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एलओसी पर भी बात हुई। तो सबसे पहले आगाज करते हैं कि अंजुम रशीद साहब, हमने देखा कि सबसे पहले तो बात यह कि बड़े अरसे के बाद पार्लिमानी जमातों का इजलास हुआ जिसमें तमाम लोग मुत्तहिद दिखाई दिए, एक एजेंडे पर बात हुई और जिस तरह से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया उसमें बड़ी क्लियर लाइंस डिफाइन कर दी गई हैं, सिंतास मुआहदे को लेकर भी, कश्मीरियों को लेकर भी और एलओसी के मामले पर भी। अच्छा, इससे पहले बिलावल भुट्टो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया और इसमें शिरकत भी की है। तो मैं ज़रा बिलावल भुट्टो को ज़रा देखना चाहूँगा कि एक तो आप देखें कि ये बिलावल भुट्टो की मेरे ख्याल में नेशनल लेवल के लीडरशिप के साथ पहली बाकायदा रेगुलर और एक इंटरेक्शन थी। सही। अच्छा, बिलावल यकीनन अभी बहुत छोटे हैं, 20-25 साल उम्र होगी उनकी, 25 अभी मतलब ज़्यादा उम्र नहीं है, 25 नहीं होगी, 26 होगी। लेकिन यह है कि बिलावल ने आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और जिस तरह से उन्होंने अपना मतमा नज़र जो बयान किया और जो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जो बताई, उससे वो बड़े मैच्योर और ट्रेंड पॉलिटिशियन लगते थे। और इसमें कोई शक नहीं कि ऑक्सफोर्ड की उनकी एजुकेशन जो है उनकी गुफ्तगू में और उनके चेहरे में, उनके एक्शन में, उनके जेस्चर में नजर आ रही थी। बिल्कुल। और एक यंग लीडर पाकिस्तान को मिला है और ये एक खुशगवार। और अंजुम साहब, जिस तरह से हम देखते थे कि पहले सहाफियों के सवालात के जवाब भी खुद नहीं देते थे, कभी खुर्शीद शाह को आगे करते थे, कभी किसी और रहनुमा को, लेकिन आज उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली तमाम जवाब दिए। आज तो वो एक मतलब बहुत रिफाइंड और क्वालिफाइड और अंग्रेजी भी बहुत शुस्ता अंग्रेजी बोलेंगे और उर्दू भी उनकी बिल्कुल ठीक थी और वो एक परफेक्ट लीडर के तौर पे लोगों के सामने आए हैं। और ये और नेशनल लेवल पे उनकी जो इंटरेक्शन था दूसरी लीडरशिप के साथ, वो किसी से भी कम नज़र नहीं आया, क्योंकि उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, फिर सिराजुल हक साहब ने बात की। तो बिलावल बिल्कुल एक अलग से और बड़े ब्राइट और बड़े एक्यूरेट नज़र आए और कोई मिस्टेक भी उनसे नहीं हुई। फिर उन्होंने बात की कि सी पैक जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि सी पैक जो है पाकिस्तान के अंदर जो गवादर की पोर्ट है, इस गवादर की पोर्ट को डेवलप करना ये आसिफ अली जरदारी का ही आइडिया था। ये किसी और का, मुशर्रफ का आइडिया नहीं था। ये गवादर की पोर्ट को सामने लाना, इसमें जो है वो आसिफ अली जरदारी हमेशा आगे आगे रहे। फिर आसिफ अली जरदारी ने ही जो है वो गवादर की पोर्ट को चाइना के हवाले करने की बात की और चाइना को ठीक है आइडिया दिया। नहीं, लेकिन आप देखें कि सी पैक जो है, अच्छा सी पैक पे भी हम बात करेंगे जो साहब, लेकिन अभी जो पार्लिमानी जमातों की जानिब से कायदीन का इजलास है उस पर भी बात करते हैं। मोहम्मद ताहिर को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद ताहिर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि पार्लिमानी रहनुमाओं का आज इजलास हुआ और जिस पर बात हुई, सिंतास मुआहदे के मामले पर बात हुई कि अगर खत्म किया जाता है तो इसे भारतीय जारियत समझा जाएगा और किसी भी खिलाफ, अगर इसकी खिलाफ वर्जी होगी तो जंग तस्वुर होगा। तमाम जमातें इस बात पर अग्री करती हैं और कश्मीर के मामले में भी क्लियर लाइन्स डिफाइन कर दी गई। एक अरसे के बाद ऐसी बैठक कैसी देखते हैं आप ताहिर साहब? जी, मैं इस पर आता हूं, लेकिन ये बता दो एक जरा लाइटर मूड में कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो है वो 28 साल के हो गए। 21 सितंबर 1988 को उनकी विलादत हुई थी। ठीक है। और अंजुम साहब, आपको बड़ी जबरदस्त एक इस पहलू पर बताऊं कि पीर पगारा साहब ने उनकी पैदाइश पर एक जुमला कहा था कि जो है वो जब ये बड़े होंगे तो ये मुस्लिम लीग फंक्शनल में होंगे। तो आज वो पीपल्स पार्टी के जो है वो चेयरमैन है और माशाल्लाह जो है वो बड़े चमक दमक रहे थे। खैर, सिंतास ये जो आज एलामिया जारी हुआ है, में ताहिर एक मिनट, इसमें मैं एक बात कंक्लूड करना चाहूँ कि उसने कहा कि जो सी पैक है
ये आसिफ अली जरदारी का विजन था। पाकिस्तान की हद तक बिल्कुल ठीक है कि आसिफ अली जरदारी का ही आइडिया था कि चाइना जो है वो ग्वादर की पोर्ट को हैंडल करे और ग्वादर से जो है वो चाइना के बॉर्डर तक जो सड़क जाए जो इसको चाइना इस्तेमाल करे। लेकिन सी पैक जो है ये ना मियां नवाज शरीफ का आइडिया है ना किसी और का आइडिया है। सी पैक जो है ये असल में चाइना का अपना एक इकोनॉमिक मॉडल है जो उसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन इस मॉडल को बाकायदा पेश करने से पहले ये दुरुस्त है कि आसिफ अली जरदारी ने ही ग्वादर की पोर्ट को चाइना के साथ लिंक करने की बात की थी। इसलिए आसिफ अली बिलावल भुट्टो इसमें बिल्कुल सच्चे हैं कि ये जो विजन है ये बुनियादी तौर पे आसिफ अली जरदारी का विजन था। ठीक। अच्छा ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे आज पार्लिमानी जमातों के इजलास? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो मुश्तरका एलामिया है ये बहुत मजबूत है, बहुत मरबूत है और बहुत मुस्तहकम है। ऐसा ही एक पैगाम जाना चाहिए था तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों की तरफ से। इसके जो निकात है वो बहुत अहम है, लेकिन इससे पहले एक दो बातें बहुत जो है वो जहन में रहनी चाहिए। पहली बात है कि बहुत ताखीर से हुआ है ये पार्लिमानी पार्टीज का इजलास। आपके इल्म में होगा कि पिछले हफ्ते भारत जो है वो पार्लिमानी पार्टीज बल्कि ऑल पार्टीज का एक इजलास बुला चुका है, और उससे भी पहले भारत ने ये किया कि उन्होंने अपोजिशन जमातों के अहम रहनुमाओं से जो है वो अपनी पार्टी के लीडर्स जो मोदी के पार्टी के है भाजपा बीजेपी उनके लीडर जाकर मिले हैं, और सिग्निफिकेंट मुलाकात जो है वो सुषमा स्वराज की सोनिया गांधी से हुई थी। ये ऑल पार्टी से पहले हुई थी और भारतीय इक़दामात की उन्होंने हिमायत हासिल की थी। देखिए, होता ये है जमहूरी जमातों में कि जब आप एक जमहूरी हुकूमत कर रहे होते हैं तो अपनी हिमायत को वसीउल बुनियाद बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें जो पॉलिसीज होती है वो फर्द वाहिद की नहीं होती या किसी एक जमात की नहीं होती, बल्कि रियासतों को कायम होना रहना होता है और हुकूमतें आती जाती रहती है। लिहाजा हुकूमतों को लॉन्ग लास्टिंग इक़दामात के लिए अपनी हिमायत को वसीउल बुनियाद करना होता है। ये इजलास बहुत ताखीर से हुआ मगर ठीक हुआ और इसका मैसेज बहुत अच्छा गया है, इसकी हम पजीराई करते हैं। अच्छा ताहिर साहब, जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि इजलास हुआ, ताखीर से हुआ लेकिन ठीक हुआ, एलामी में जो बातें की गई हैं वो काबिले गौर हैं और बड़ी कंपोज दिखाई दे रही है। इस पर बात हो रही थी पार्लिमानी जमातों के कायदीन के अहम इजलास की एलामिया भी जारी कर दिया गया है, और जिस तरह उस एलामिया में कहा गया है कि किसी भी सूरत इंडिया की जो जारियत है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्लियर बड़ा मैसेज दिया जा रहा है अंजुम साहब। तो आप क्या समझते हैं इस इजलास को, कितना अहम था ये इस वक्त बुलाना, और अब इस इजलास के बाद क्या होगा, मुहर्रिकात क्या होंगे? देखिए, इजलास की बुनियादी तौर पर जरूरत ये थी कि कौम को और पूरी इंटरनेशनल बरादरी को। अच्छा अंजुम साहब, जो हम विजुअल दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को जरा वो भी बता दें कि इस वक्त ये मनाजिर है, बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं, वाघा बॉर्डर के मनाजिर हैं जहां पर इस वक्त परचम कुशाई की तकरीब जारी है। और इसमें बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि दोनों जानिब वैसे तो आम तौर पर बड़ी पब्लिक होती है, लेकिन जब से भारतीय जारियत का और सर्जिकल स्ट्राइक्स का सो कॉल्ड दावा किया गया उसके बाद से जो भारतीय अवाम है उसने बॉर्डर पर आना ही छोड़ दिया। जबकि अगर पाकिस्तान बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर एक बड़ी तादाद में लोग रोजाना की तरह मौजूद होते हैं, बल्कि उनका जज्बा भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। भारतीय अवाम ने आना नहीं छोड़ दिया, भारतीय गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इस पार्लिमानी एक यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि पाकिस्तानी कौम को और बैनुल अक़वामी बरादरी को और हिंदुस्तान को ख़ास तौर पे ये मैसेज दिया जाए कि पूरी कौम जो है वो एक है। अगर कौम मुत्तहिद हो तो जाहिर है कि उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती, और कौम का इत्तेहाद का इजहार जो है वो पाकिस्तान की मजबूती और इसकी दिफा की मजबूती और हिंदुस्तान को मैसेज था कि वो एग्रेशन से बाज है। लेकिन इसमें एक खामी रह गई। अच्छा, खामी रह गई कि मियां नवाज शरीफ का जो ज़ाती गुस्सा है और जो ज़ाती नफ़रत है उनकी शेख रशीद के ख़िलाफ़, और वो गालिब आ गई और मियां नवाज शरीफ ने एक मुदब्बर पॉलिटिशियन के तौर पे बिहेव नहीं किया। उन्होंने जो है शेख रशीद को इनवाइट नहीं किया। ठीक है, शेख रशीद की बातें बात ऐसी होती हैं कि वो कलेजे को लगती हैं और वो बहुत अजियत भी देती हैं, लेकिन आप एक नेशनल पाकिस्तान के कौमी वज़ीर आज़म है, आपको चाहिए था कि अच्छा शेख रशीद पॉलिटिकल बात करता ना, और पॉलिटिक्स पे बात करना तो उसका राइट है। अच्छा, सिर्फ शेख रशीद को इन्होंने नहीं बुलाया और इनवाइट ही नहीं किया, और ये तो देखें कौम की यूनिटी के लिए ये मैसेज जाना था वो उस तरह से पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन करके आसिफ अली जरदारी साहब से रिक्वेस्ट की कि वो इसमें शामिल हो, और एक बहुत अच्छा इक़दाम किया उन्होंने और एक ऐसा इक़दाम किया। अच्छा, और आसिफ अली जरदारी ने जो है वो अपनी जगह बिलावल भुट्टो को भेज दिया। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने में इतनी करेज नहीं थी कि वो इमरान खान को जो है इनवाइट करते, उन्हें इमरान खान को इनवाइट करना चाहिए था। इमरान खान, देखिए पाकिस्तान की जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून,
पीपल्स पार्टी और इमरान खान, ये तीनों पार्टियां जो हैं ये बड़ी पार्टियां हैं, इनके सरबराह को आना चाहिए था। तो इमरान खान को इन्होंने इनवाइट नहीं किया। अगर इमरान खान को इनवाइट करते तो इमरान खान जरूर आते और उससे एक पूरी दुनिया को मैसेज भी जाता। अच्छा, इमरान खान मुतालबा क्या कर रहे हैं? इमरान खान कोई जाती मुतालबा नहीं कर रहे। इमरान खान कह रहे हैं कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो इंक्वायरी करे, तहकीकात की बात करें। मोहम्मद ताहिर साहब को भी शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद ताहिर साहब, जिस तरह से अंजुम साहब ने भी बात की कि शेख रशीद को आपने जो है मदऊ ही नहीं किया और पॉलिटिकल उनका राइट था, मॉरली आपको उनको इनवाइट करना चाहिए था, इमरान खान साहब पहुंचे नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत की, तो आप क्या समझते हैं कि ये लैप्स रह गया इजलास में? पूरा करना चाहिए था वज़ीर आज़म को। मैं एक बात की, जी हाँ, मैं अंजुम साहब की एक बात की तायद करता हूँ। असल में नवाज शरीफ साहब का ये एक मसला है कि बाज़ औक़ात जो उनकी अना है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ जाती है और पाकिस्तान उनकी अना के मुकाबले में कम पड़ जाता है। ये ऐसा मौका था जिसमें इस बात की कतई कोई ज़रूरत नहीं थी कि जो है वो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर निगाह रखते, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। हम एक रियासती बहरान के शिकार थे। हम जो है वो एक जंगी हिजान में मुब्तला है जो भारत ने पैदा किया है। सरहदों पर फायरिंग चल रही है। भारत जो है वो सिंतास मुआहदे के ख़त्म करने के इशारे दे रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक के दावे कर रहा है, हमारे हौसलों की आजमाइश कर रहा है। ऐसे मौक़ों पर जो है इस किस्म की बातें करना, शेख रशीद को बुला लिया जाता तो क्या हर्ज था, इमरान खान से बात कर ली जाती तो क्या इसमें हर्ज था। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिकल मसाइल है और उनके जो ज़ाती मसाइल है और उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ज़ाती बिहेवियर है वो बाज़ औक़ात पाकिस्तान के कौमी मामलात पर गालिब आ जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी कजी थी, खामी थी, जिसकी तरफ अंजुम साहब ने निशानदेही की है और ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अंजुम साहब के पनामा मामले से और एहतसाब की आवाज़ गूंजती इस इजलास में भी, इस वजह से इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रखी गई और शेख रशीद की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रखी गई इस इजलास में? देखिए, पनामा उससे कहीं चोर रास्ता तो नहीं ढूंढा इन्होंने? नहीं, एक तो ये ज्यादती की इन्होंने कि पनामा की बात तो फिर भी वहाँ हुई और मियां नवाज शरीफ को ये चाहिए था कि ये जो। अच्छा अंजुम साहब, बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। पाकिस्तान के लिए अगर आपके साथ शाना बिशाना पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ूंगा, अपनी गन और अपने असले से लड़ूंगा, लेकिन पनामा लीग के चोरों को और मॉडल टाउन के कातलों को कभी भी, मैं समझता हूं इनकी क़ियादत में इजलास होना भी सियासी पार्टियों की तौहीन है। एक आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया, उसकी क़ियादत में जो सियासी पार्टियां शरीक होती हैं उसको पहला एजेंडा ये रखना चाहिए था कि जनाब आप स्पीकर से करवा लें, आप प्रेसिडेंट से करवा लें। लेकिन एक आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया पनामा लीक्स का, वो किस तरह इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग और मुल्क के मुस्तकबिल की राय दे सकता है? जबकि मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता, उनको हक हासिल है किसी से दोस्ती रखें या ना रखें, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जो पार्टी इस 30 दिन का जो इमरान खान ने नोटिस दिया है, एक तूफान देखा है 30 सितंबर को, 30 दिन कब बनते हैं मुझे नहीं पता, क्या दिन आता है, क्या तारीख होती है, ये सारा इस्लामाबाद शटडाउन होगा, लोग निकलेंगे, लोग तंग हैं। नवाज शरीफ ने आईबी से रिपोर्ट मांगी है, 2.5, 3.5 लाख रुपए की, 2.5-3 लाख लोगों की रिपोर्ट उनको आईबी ने दी है और वो उनका पसीना लाने के लिए काफी है। अब मैं कौम को बताना चाहता हूं, बिलावल ने कहा है कि ये सेनेट की करारदाद उस बिल को कौमी असम्बली में मुहर्रम से पहले मंजूर कराएंगे। कभी नहीं कराएंगे बिलावल साहब, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप भी चाहते समझते हैं बिलावल साहब कि अगर नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ तो कोई ताकत दुनिया की आसिफ जरदारी के एहतसाब से नहीं रोक सकती। पहले वो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ हल्कों से डील करता रहा, 6 डिमांड उसने भेजी, एक भी नहीं मानी गई, वो दोबारा नवाज शरीफ के चरणों में आ गया। यही बिलावल है जिसने कहा मोदी का जो यार है वो गद्दार है। कल की बात है आजाद कश्मीर में, मैंने नहीं कहा आज तक ये जुमला, ना कभी कहूंगा। किस मुंह से ये जो है दोबारा उस तरफ रुजू हुए हैं, और उनके रुजू की एक ही बात है, और वो जो ये कहते हैं। शेख रशीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि पहला एजेंडा ये रखना चाहिए था कि स्पीकर सदारत करते, क्योंकि वजीर आजम तो सारी दुनिया देख चुकी है कि वो चोर है और उनका जो मामला है वो पनामा लीक्स में सामने आ गया है। इस आने से पहले आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, शेख रशीद साहब ने कहा कि पनामा के चोरों और मॉडल टाउन के कातिलों को किसी कीमत नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ पार्लिमानी जमातों के इजलास को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। बड़ा देखें, ये पहले तो मेरा ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ ने इन्हें ना बुलाकर गलती की है,
लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये कितनी गलती नहीं की है कि ये जो बात इन्होंने की है, ये बहुत छोटी बात की है शेख रशीद ने, कि आज कौम की यूनिटी का दिन था और यूनिटी जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस के लिए थी। पाकिस्तान हालत जंग में नहीं लेकिन कशीदगी में जरूर है भारत से, और जंग के खतरात मंडला रहे हैं। ऐसे में इत्तेहाद के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और शेख रशीद साहब जो है उस कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी ज्यादती है। लेकिन अब ये भी तो हुआ ना कि अगर इत्तेहाद का मुजाहरा वजीर आजम ने नहीं किया तो फिर शेख रशीद क्यों तनकीद ना करे? नहीं, लेकिन प्रॉब्लम उन्हें भी तो नहीं बुलाया हो, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तो देखना चाहिए कि भाई ठीक है आप मियां नवाज शरीफ पे अटैक कर लें, आपने तो पूरी कॉन्फ्रेंस को उड़ा दिया ना। और कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो कौम का इत्तेहाद जाहिर करना है। कौम का इत्तेहाद तो जाहिर हुआ है कि सारी जो इलेक्टेड पार्टियां हैं कौम की वो सारी मुत्तहिद थी, ये अकेले नहीं थी ना, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर है ना, ये इनकी इससे ज्यादा तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बाकी कौम मुत्तहिद थी। उस इत्तेहाद को का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। फिर यह कि अब इमरान खान जो है वो पनामा लीक्स के ऊपर मियां नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने रिश्वत के पैसे से बाहर जायदाद बनाई है, और पनामा पे सारा जोर देके पूरी कौम को मुत्तहद कर रहे हैं। अच्छा ये उस पे भी जो है इन्होंने आसिफ अली जरदारी पे हमला कर दिया, बिलावल भुट्टो पे हमला कर दिया। भाई इमरान खान अकेला अगर चाहेगा तो चाहे, ये कह रहे हैं 3 लाख का मजमा था लाहौर में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये 3 लाख से ज्यादा का होगा मजमा, बहुत बड़ा मजमा था, लेकिन तमाम पार्टियों को साथ मिला के ये इमरान खान को कामयाबी मिल सकती है, वरना नवाज शरीफ का एहतसाब अकेले नहीं इमरान खान करा सकते। मोहम्मद ताहिर साहब की जाने बढ़ते हैं। मोहम्मद ताहिर साहब, आप अग्री करते हैं अंजुम साहब की बात से कि शेख रशीद और इमरान खान को ऐसे वक्त में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, और क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि वजीर आजम ने अगर शेख रशीद को मदऊ नहीं किया तो इसी वजह से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट भी दिया कि वो इस इजलास को नहीं मानते? देखिए, आपके सवाल के 2 पार्ट हैं जी। एक पार्ट तो यह है कि शेख रशीद ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। जिस तरह नवाज शरीफ ने उनको न बुलाकर गलती की थी, इन्होंने इस तरह की गुफ्तगू करके गलती की है, और गलती को गलती से नहीं सुधारा जाता, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो अंजुम साहब कह रहे हैं कि बाकी जमातों को इमरान खान मिलाते, इमरान खान ने पूरी कोशिश की थी सियासी जमातों के इकट्ठ की, और जो है वो सियासी जमातें जो है वो आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाती प्रॉब्लम्स की भी शिकार है। हमारा ये एक बड़ा मसला है, उसूली मसला है और बहुत बड़ा मसला है कि हम सियासी तासुबात को कौमी मामलात से बुलंद रखते हैं। कौमी मामलात सियासी तासुबात से बुलंद होने चाहिए, जैसे आपने ये शेख रशीद की गुफ्तगू में मुलाहिजा किया और जैसा कि आपने नवाज शरीफ के एटीट्यूड में मुलाहिजा किया। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों, तमाम सियासी लीडर्स में बिला इस्तिस्ना है। इसमें कोई जो है ना इस्तिस्ना नहीं है किसी भी जमात को। ये पीपल्स पार्टी की सतह पर भी ये मसाइल मौजूद है, ये मसाइल एमक्यूएम की सतह पर भी मौजूद है, ये मसाइल PMLN की सतह पर भी मौजूद है, और ये मसाइल PTI की सतह पर भी मौजूद है। ये तमाम ताहिर में इसका एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो आपने बात की है कि इमरान खान सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जमातों के कुछ खदशात हैं और खदशात बहुत रियल हैं। जब पिछली दफा इन्होंने धरना दिया था तो ऐसा लगा था कि एक तीसरा एम्पायर भी है, और ऐसा इम्कान पैदा हो गया था कि शायद जो है वो फौज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का निज़ाम टेक ओवर कर लें और यहाँ आइन टूट जाए, जिस पर जो है तमाम जमातें इमरान खान के खिलाफ मियां नवाज शरीफ के साथ इकट्ठी हो गई थी। आज फिर अभी आपको पता, अभी बिलावल भुट्टो ने जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें भी कहा है कि अभी भी उन्हें खदशा ये है कि अगर इस्लामाबाद ब्लॉक होता है और बात एजिटेशन तक जाती है और इसमें कोई लाशें गिर जाती हैं तो बात इतनी बढ़ सकती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की काया ही पलट जाए, जमहूरियत की जगह जो है वो मार्शल आ जाए। तो उसकी वजह से जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं और उसमें कोई गलत नहीं है। और मैं भी समझता हूँ कि अभी इम्कानात मौजूद हैं कि अगर इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा मुजाहरा करते हैं तो इसमें अब फौज पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि वो टेक ओवर करेंगे। भी इतने पब्लिक सामने आ गई है, सारे ब्लॉक हो गए हैं और नवाज शरीफ करप्शन में इन्वॉल्व हैं और वो अपनी इंक्वायरी कराने को तैयार नहीं, तो फौज ना आए तो क्या करे। तो ये फौज को जवाब पैदा करने के लिए, अच्छा पीपल्स पार्टी ये नहीं पसंद करती, उसकी अपनी पोलिटिकल वजूहत हैं, उसकी वजूहत बहुत सी हैं जो कि एक तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है सिंध में, वो गवर्नमेंट क्यों तोड़वाएं अपनी भी मार्शल लॉ लगवा कर, बहुत सी और बातें भी हैं ऐसी। लेकिन वो पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ पोलिटिकल, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें वो फिट इन है कि भाई पाकिस्तान, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म जो है वो मार्शल लॉ लगवाना और आइन तोड़ना है। अब ये उनका मौक़िफ़ जो है वो किसी हद तक पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इस पर भी बात करते हैं कि भारतीय जारियत जो हम देख रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया पहले भारत ने, दूसरी जानिब ISPR ने जो वीडियोस जारी की उससे सारी पोल खुल गई और भारत को शर्मिंदा होना पड़ा। मोहम्मद ताहिर साहब, अब अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल उनके नई दिल्ली के रहनुमा हैं और वो ये कह रहे हैं कि हर तरफ से भारत को झूठा कहा जा रहा है। मोदी ने जो दावा किया है उसको दुनिया भर को जवाब दें और साबित कर दें कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अंदर जो है अब भारत के वहां पर भी खलबली मच गई है और पूरी दुनिया जो है वो भी भारत का मजाक उड़ा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बात पर? जी देखें, ये बिल्कुल ठीक बात है। आपको अंदाजा है कि गुब्बारे वो दिखा रहे हैं कि गुब्बारा पाकिस्तान से आया है और शायद किसी जासूसी मकसद के लिए है। वो हमें कबूतर दिखाते हैं कि कबूतर जो है जासूसी के मकसद से आया है। ठीक है जी, वो पत्थर दिखा रहे हैं जो उनका ख्याल ये है कि काम चलाएं ना कि कंट्रोल लाइन से की दूसरी तरफ से आया है। मगर उन्होंने ओडी में हमला आवरों की लाशें में नहीं दिखाई, उनके चेहरे नहीं दिखाए, वो चुपचाप जाकर दफन कर दिए। ठोस सबूत वो कोई देने को तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये निकला है कि भारतीय मीडिया ने बीजेपी के जिस जंगी हिजान का शिकार होकर ये पूरा जो एक नैरेटिव डेवलप किया था वो सारा उनके मुंह पर आकर फटा है। और आलम यह है कि वो अपने किसी दावे को जो है वो साबित नहीं कर पा रहे। मसलन सर्जिकल स्ट्राइक का दावा पहले जापान के एक मैगजीन ने जो है वो कहा कि ऐसी कैपेसिटी नहीं है भारत की, और फिर उन्होंने पाकिस्तान की फजाई कुव्वत का अंदाजा बताया कि वो इतनी ताकतवर है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक को जो है वो वापस कर सकती है और इसके नतीजे में खतरनाक रिएक्शन दे सकती है। फिर आप देखिए अमेरिका ने इसको इंडोर्स करने से इनकार कर दिया इस दावे को। फिर आप ये देखिए कि खुद मोदी को एक मौके पर यह कहना पड़ा कि हमने तो किसी मुल्क की सरहद में कोई जाकर कोई कार्रवाई की ही नहीं है, यानी कल उन्हें यह कहना पड़ा और अपने ही दावे की उन्हें तरदीद करनी पड़ी। तो भारत सिर्फ अपने ही मुल्क के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक के सामने एक मजाक बन चुका है और लोग उनके दावों को हिकारत से मुस्तरद कर रहे हैं। ऐसे आलम में ये जो बात आप भारत में सुन रही है ये दरअसल एक ऐसा जो है वो खुला सबूत है जो अब हर कोई मान रहा है, हर कोई इसको तस्लीम कर रहा है। ठीक है, मोहम्मद ताहिर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत में अब अंदरूनी तौर पर भी जो देख रहे हैं मज़ाहमत सामने आ रही है और लोग यही कह रहे हैं और नवाज शरीफ के रहनुमा उनके ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स की, अगर आपने पाकिस्तान पे हमला किया है तो भाई शवाहिद सामने ले आए, जबकि इंडियन मीडिया जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स रिएक्ट कर रहा है। इस पर हमने बातचीत की, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारतीय जारियत के हवाले से LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया भारत ने, उसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ी जिसके बाद वो अपने दावे से मुकर गया। लेकिन हमने ये भी देखा कि ऐसे माहौल में जब दोनों सरहदों पर जंग छिड़ने वाली हो, ऐसे माहौल पैदा किया जा रहा हो, तब दोनों जानिब मीडिया की एक आविश होती है कि दोनों जानिब अवाम के जज्बात को ठंडा किया जाए और रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की जाए। लेकिन हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने इस बात को जिस तरह से उछाला, पाकिस्तान को बदनाम किया और जिस तरह से अवाम के जज्बात से खेला वो किसी ने नहीं देखा। अंजुम साहब, क्या ये सहाफत है कि लोगों के जज्बात से खेला जाए, अवाम को ऐसी इश्तियाल अंगेजी की बातें की जाएं कि दोनों जानिब वो जो है आग भड़कने उठे? हाँ, अब इस दफ़ा कुछ देखने में आया कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसमें जो ये हॉक्स हैं ये काफ़ी डोमिनेट कर गए हैं और ख़ास तौर पे जो है वो अर्नब गोस्वामी जो है वो तो अर्नब गोस्वामी जो है वो तो आपने देखा है कि वो तो बिल्कुल हिजान एक जो है जिसे कहते हैं हिस्टेरिया उसमें मुब्तला है और वो इतनी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज बात करते हैं कि जो बिल्कुल टोटल झूठ साबित होती है। और नफरत खुद झूठी होती है। जब अगर आप किसी नफरत या तासुब में बात करेंगे तो सच तो नहीं हो सकती, लेकिन इंडियन मीडिया में ऐसे लोग जो हैं वो बहुत डोमिनेट कर गए हैं। और वहाँ इंडियन मीडिया में तो ये तक कह दिया गया, एक शख्स ने कहा कि भाई हिंदुस्तान को पाकिस्तान से एटमी जंग ले लेनी चाहिए। अच्छा। और पाकिस्तान तो इस एटमी जंग में सारे का सारा तबाह हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान छोटा सा है और हिंदुस्तान इतना बड़ा है, 1 अरब की आबादी है, इसमें से 50 करोड़ मर जाएंगे और 50 करोड़ जो बाकी बचेंगे वो जो है वो मजबूत हिंदुस्तान बना लेंगे। मगर ये दीवानगी तो इसके सामने कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि आप इंसानों को और करोड़ों इंसानों
को कत्ल का ख्वाब देखें या उनके बारे में बात करें, इतनी काबिले अच्छा ताहिर साहब को भी शामिल कर लेते हैं। अंजुम साहब, उसके बाद आपने कंक्लूड करना है कि आखिरकार APC दोनों जानिब से बुला ली गई है, मुशावरत हो रही है LOC पर, उसके बाद क्या होगा इस पर आपका कमेंट में भी मैं लेना चाहूंगी। लेकिन ताहिर साहब, जैसे कि अंजुम साहब ने भी बात की कि बड़ी बड़ी बातें इंडियन मीडिया पे की जाती रही हैं और जब बात आ जाए तो आप कबूतरों से डर जाते हैं, हमारे हवा के गुब्बारों से डर जाते हैं, तो आप फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते क्यों हैं? देखिए रमजा, मैं एक बहुत अहम स्ट्रेटजी की तरफ जो है ना आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुतवज्जह करना चाह रहा हूं, जो भारत ने इख्तियार कर रखी है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारत जो है वो इस तरह के वाक़यात चाहता है अगले इलेक्शन की वजह से, जिसमें भारत की सरजमीन पर कुछ वाक़यात हों, कुछ टेररिस्ट अटैक हों। अंजुम साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है वो गुफ्तगू जो है वो भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल की है। अजीत दोवल ने कहा कि हिंदुइज्म जो है वो 50 करोड़ इंसानों के साथ सरवाइव कर जाएगा। हालांकि वो 50 करोड़ इंसान जो वो समझ रहे हैं वो अपाहज होंगे, लाचार होंगे और अरुंधति रॉय के मुताबिक वो या वहाँ लाल बेग तो जी रहे होंगे मगर इंसान नहीं जी रहे होंगे। ठीक है ना जी। अब मसला ये है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है और क्यों ऐसा चाह रहा है। अजीत दोवल की आप उस पूरी गुफ्तगू को मुलाहिजा करें तो भारत की पूरी स्ट्रेटजी बेनकाब हो जाती है, जिस पर पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो अस्करियत पसंद है, ये जो मुसल्ला जंगजू हैं और ज़ाहिर है उनकी शनाख्त मुस्लिम है, वो असल में कोई मकसद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो एक रेंटायर फोर्स है जिनसे आप उनकी खिदमात लेकर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अजीत दोवल और उनका सेटअप इन मुसल्ला जंगजुओं के अंदर अपनी पेनिट्रेशन रखता है और वो पेनिट्रेशन उनकी अफगानिस्तान के जरिए है। अच्छा, अब उन्हीं मुस्लिम शनाख्त के हामिल ऐसे मुसल्ला जंगजुओं से इंडिया में ऐसे अटैक कराए जा सकते हैं जिसका स्पॉन्सर खुद भारत हो और वो उनकी मुस्लिम शनाख्त को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके पाकिस्तानी रियासत को इसका स्पॉन्सर साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान को ये केस वेल वर्डेड लॉजिकली तौर पर पूरी दुनिया को जो है वो पेश करने की जरूरत है, वरना ये वाकयात मुझे अगले दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कैसे खत्म हो और पाकिस्तान को अब क्या रिएक्शन देना होगा। अंजुम साहब, देखिए हुआ ये है कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली कोई चीज़ साबित नहीं कर सका और डिप्लोमेटिकली उसे शिकस्त हुई है। ठीक है, हमने फौजी महाज पे हमें शिकस्त नहीं हुई, हमने चीज़ों को बैलेंस किया, अकल का मुजाहरा किया, लेकिन डिप्लोमेटिक महाज पे देखें अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जब उसने कहा कि उड़ी में जो है वो दहशतगर्द आए थे तो अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान जो है लश्कर तैयबा पे जो है वो पाबंदी लगाए, पाकिस्तान जो है वो जैश ए मोहम्मद पे पाबंदी लगाए, पाकिस्तान जो हक्कानी नेटवर्क पे पाबंदी लगाए। सिर्फ अमेरिका ने नहीं कहा, रूस ने भी कहा जो हमारा अपना दोस्त है। फिर चीन ने जो है वो जैश ए मोहम्मद के सरबराह के खिलाफ अभी सलामती कौंसिल में करारदाद आई कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, तो चीन ने उस पर वीटो इस्तेमाल किया और लेकिन उसको मामले को ख़त्म नहीं किया, उसने 3 माह के लिए पोस्टपोन कर दिया। इसी तरह से आप देखें कि अभी नवंबर में यहाँ कॉन्फ्रेंस होनी थी, इसी सार कॉन्फ्रेंस, इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अफगानिस्तान उसमें आने से इनकार कर दिया, अफगानिस्तान ने उसमें जो है भूटान ने आने से इनकार कर दिया, उसमें बांग्लादेश ने आने से इनकार कर दिया, उसमें श्रीलंका ने भी इनकार कर दिया। मतलब डिप्लोमेटिकली जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल डिफीट की तरफ जा रहा है और इस पर इन्हें तवज्जो देनी पड़ेगी कि साथ साथ हिंदुस्तान को खारजा डिप्लोमेसी में जो है कामयाबी ना लेने दी जाए और वो जो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहा है इसकी करेक्शन करनी पड़ेगी, इसको बेहतर करना पड़ेगा, वरना जो है हम जो है जीती हुई जंग जो है वो हार सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अंजुम साहब ने जिस तरह से कहा। ताहिर साहब, आपके फाइनल कमेंट्स, क्या आप अग्री करते हैं कि मिलिट्री इश्यूज के साथ साथ डिप्लोमेटिक इश्यूज भी हमें एड्रेस करने होंगे, उनको ठीक करना होगा? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई कुलवक्ती वजीर खारजा नहीं है जी। जो मुआविन खुसूसी है और जो मुशीर खारजा है उन सब की उम्र जो है वो 70 साल से ऊपर की है। आज की जो दुनिया है वो बहुत डैशिंग और जो है वो नौजवानों की दुनिया है और आप देखें पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है वो यंगस्टर्स, यंग लोगों की है।
ये जो हमारे यहाँ एक तसव्वुर राइज है और ये जो बूढ़े लोगों के साथ ये पूरी वजारत खारजा को चला रहे हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि 3 साल तक वजारत खारजा के अफसरान ये कहते हैं कि हमें ये पता नहीं था कि हम किसका ऑर्डर फॉलो करें, सरताज अजीज को हम फॉलो करें कि तारिक फातमी को फॉलो करें। एक ऐसे मौके पर जब अफगान में क्राइसिस है, एक ऐसे मौके पर जब मिडिल ईस्ट में जो है वो भारत की एग्रेसिव जो है वो डिप्लो पर जब इंडिया के साथ हमारे संगीन नौयत के मसाइल है, आपके पास कोई वजीर खारजा नहीं है। मोहम्मद ताहिर साहब वक्त बिल खत्म हो गया है, जिस तरह से अंजुम साहब ने भी बात की और आपने भी बात की कि हमारे जो मिलिट्री इश्यूज हैं और उससे भी बड़ा चैलेंज हमारे लिए डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, हमें उनको एड्रेस करना होगा, उनका जो हल निकालना होगा और वजारत खारजा कहां स्टैंड करती है इस पर भी हमें नजरसानी करने की जरूरत है। एमक्यूएम पर भी आज हमने बात करनी थी, लेकिन उस का हिस्सा बनाएंगे। तब तक मुझे अंजुम रशीद साहब और मोहम्मद ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी।